हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटाफोरिकल लिटरेचर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिलन थॉमस की पोएम फन हिल, जो कि पब्लिश हुई थी इनके कलेक्शन डेथ एंड एंट्रेंस में इन 1946। इस पोएम में इन्होंने एक इनोसेंट चाइल्ड को रिप्रेजेंट किया है जो कि अपने बचपन के दिनों में खोया है। और फन हिल शायद वो जगह है जो पोइट की काफ़ी करीब रही होगी, जहाँ इन्होंने अपना बचपन बिताया होगा। शुरू करते हैं पोएम। नाउ एज आई वॉज यंग एंड ईजी अंडर द एप्पल बॉक्स about the lilting house and happy as the grass was green। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि उस वक्त मैं काफ़ी यंग था और इजी था। इजी यानी बेफिक्र था, मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी और मैं खुश रहा करता था सेब के खेतों में। अबाउट द लिल्टिंग हाउस, यहाँ पोएट ने लिल्टिंग हाउस को पर्सोनिफाइड किया है, यानी नाचता घर। वो बता रही हैं कि लिल्टिंग हाउस यानी कि फुल ऑफ लाइफ। मैं फुल ऑफ लाइफ था, हैप्पी था और इतना फ्रेश था जैसे कि हरी घास होती है। द नाइट अबाउट द डिंगल स्टैरी टाइम लेट मी हिल एंड क्लिम कॉल्डन इन द हेडेज ऑफ हिज आइज। आगे पॉइंट कह रही हैं कि जो उस वक्त रात थी वो जगमगाते तारों से भरी हुई थी और उसका माहौल काफ़ी खुशनुमा था। और जो टाइम है उसने मुझे फिर से अपने वो बचपन के गोल्डन डेज, वो सुनहरे दिन याद करने का या एंजॉय करने का मौका दिया है। एंड ऑनर्ड अमंग वैगन्स आई वॉज प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन्स। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि मुझे वहाँ इतनी रिस्पेक्ट और लव मिल रहा था जैसे कि मैं उन सेब के खेतों का प्रिंस हूँ। एंड वंस बिलो ए टाइम आई लॉर्डली हैड द ट्रीज एंड लीव्स। और वहाँ के जो पेड़ पौधे पत्तियाँ हैं उन सब से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो सब मुझे प्यार कर रहे थे और मेरे साथ टाइम बिता रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब मेरे दोस्त हैं और मैं यह सब बहुत इन्जॉय कर रहा था। ट्रेल विथ डिजीज एंड बार्ले डाउन द रिवर्स ऑफ द विंडफॉल लाइट। आगे पॉइंट कहते हैं कि मैं नदी की तलहटी में बैठकर बहती हवा में अपने सुनहरे बचपन को एंजॉय कर रहा था और इन सब में मैं बहुत हैप्पी था। आगे पॉइंट कहते हैं एंड एज आई वॉज green and carefree, famous among the barns, about the happy yard and singing as the farm was home। आगे पॉइंट कहते हैं, फिर से उन्हीं सब जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन एंड केयरफ्री यानी कि मैं हरी घास की जैसे फ्रेश था, केयरफ्री यानी बेफिक्र था, फेमस यानी कि वो जो खेत थे उनके बीच में पहचाना जाता था क्योंकि वो मेरा घर था। वहाँ मैं खुश था, मैं गाता फिरता रहता था, खेलता रहता था। इन द सन दैट इज़ यंग वंस ओनली। यह लाइन बता रही है कि जो बचपन के दिन है वो थोड़े ही टाइम के लिए है। टाइम लेट मी प्ले एंड बी गोल्डन इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स। आगे पोएट टाइम से ऐसे कह रही हैं, यानी पर्सोनिफाइड कर रही हैं टाइम को कि मेरे प्रति टाइम जो है वो दयावान है और उसने मुझे फिर से मौका दिया है अपने बचपन के गोल्डन डेज को एंजॉय करने का। आगे वो कहते हैं एंड ग्रीन एंड गोल्डन आई वॉज huntsman and herdsman the cliffs sung to my horn the foxes on the hills bragged clear and cold। आगे पॉइंट कहते हैं कि जब मैं बच्चा था, जैसे बच्चे चोर पुलिस खेलते हैं वैसे ही जब मैं बच्चा था तो मैं कभी शिकारी बन जाता था तो कभी चरवाहा बन जाता था और जो गाय के बछड़े होते हैं उनके साथ खेला करता था और मैं तुरई बजाता था और उस धुन को सुनकर जो लोमड़ियाँ होती थी वो पहाड़ियों पर गाने लग जाती थी, उसके साथ खेलने लग जाती थी। एंड द सबथ रंग स्लोली इन द पेबल्स ऑफ द होली स्ट्रीम। यानी कि वो सब मेरे साथ खेलते थे और मुझे वहाँ उनसे काफ़ी जुड़ाव फील होता था। ऐसे लगता था कि ये सब मेरे ही दोस्त है और ये मेरा ही घर है और मैं वहाँ खुश था। All the sun long it was running, it was lovely the hay, fields high as the house, the tunes from the chimneys, it was air and playing lovely and watery and fire green as grass। आगे पोइट कहते हैं कि उस टाइम जो दिन में प्रकाश छा गया था, यानी चारों तरफ रोशनी छाई हुई थी, यह सब बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो मेरी इच्छाएं थी वो अपने मेरे जो वहाँ घर था उससे भी ऊंची थी और उस घर में मैं काफ़ी खुश था। जो खेत है वो मेरे ही हैं और वहाँ जो चिमनियाँ थी उनमें से आवाज़ आ रही थी, शायद उनमें बहती हुई हवा की आवाज़ आ रही थी, मतलब एक धुन सुनाई दे रही थी जो काफ़ी स्वीट थी। और हो सकता है कि ये जो धुन है वो किसी चिड़िया की भी हो। और फिर वो
कहते हैं एंड फायर ग्रीन एज ग्रास, यानी कि वो आग को ग्रास से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फायर यानी जो एनर्जी होती है, वैसे ही एक बच्चे में इतनी एनर्जी होती है कि वो पूरे दिन उछल कूद करता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है। एंड नाइटली अंडर द सिंपल स्टार, फिर से वही खुशनुमा रात वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड एज आई रोड टू स्लीप द ओल्स वर बियरिंग द फार्म्स अवे, और जैसे ही वो सोने की कोशिश करते हैं तो कुछ उल्लू वहाँ बोलने लग जाते हैं और वो तब तक उन्हें सुनते रहते हैं। ऑल द मून लॉन्ग आई हर्ड ब्लिस्ड अमंग स्टेबल्स द नाइट चार्स फ्लाइंग विद द रिक्स एंड द हॉर्सेज एंड फ्लैशिंग इनटू द डार्क। यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो उल्लू बोलने लग जाते हैं, और मैं उनको तब तक सुनता हूँ जब तक कि मून आसमान में ना आ जाए, जब तक कि चांद ना आ जाए। और वहाँ पर कुछ घोड़े हैं जो कि खेत में दौड़ लगाना चाहते हैं। रात के जो पक्षी है वो अपनी चोंच में तिनका लेकर उड़ना चाहते हैं। यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ हर चीज़ ऐसे लग रही है जैसे उसमें लाइफ आ गई, और वो इतनी खूबसूरत उनको लग रही है क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को। आगे वो कहते हैं एंड देन टू अवेक एंड द फॉर्म लाइक अ वंडर वाइट विद द ड्यू कैम बैक द कॉक ऑन हिज शोल्डर इट वॉज ऑल शाइनिंग इट वॉज एडम एंड मैडन। यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि जो खेत था वो पूरा वाइट हो चुका था, यानी कि एक सफ़ेद सी चादर जो होती है वो पूरे खेत पर छा गई थी। यानी रात के टाइम जो ओस आई उससे पूरा खेत बर्फ़ से ढककर वाइट हो गया, और उसे लग रहा था जैसे कि वाइट वैसे प्योर भी होता है, वाइट का मीन प्योर भी होता है, यानी कि वो खेत इतना प्योर था, इतना चारों तरफ खुशहाल लग रहा था। और एक जो मुर्गा है, एक कोक उनके शोल्डर पे आके बैठ गया, जो कि यहाँ बुरी ताकतों को दूर भगाने का प्रतीक है। आगे वो कहते हैं शाइनिंग इट वॉज एडम एंड मैडन। एडम और मैडन क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग पहले दो वो इंसान थे जो दुनिया में आए थे, और वो जहाँ रहते थे उस गार्डन का नाम था ईडन गार्डन। तो इन्होंने अपने उस वाइट खेत को, उस वाइट फार्म को कंपेयर किया है ईडन गार्डन से। वो कह रही हैं कि जो मेरा खेत है वैसे ही प्योर और वैसे ही अच्छा है जैसे कि ईडन गार्डन है, जो कि हेवन जैसा लगता है। द स्काई गैथर्ड अगेन एंड द सन ग्रू राउंड दैट वेरी डे। आगे वो कहते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, और जो दिन है वो फिर से, जो सूरज है वो फिर से ढलने लग गया है। सो इट मस्ट हैव बीन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट। वो कहते हैं कि बर्थ यानी कि वो फिर से कह रहे हैं कि सिंपल लाइट का फिर से जन्म होगा, यानी उनके जो सुनहरे दिन है उन्हें फिर से आगे एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इन द फर्स्ट स्पिनिंग प्लेस द स्पिल बॉन्ड हॉर्सेस वॉकिंग वार्म आउट द वेनिंग ग्रीन स्टेबल ऑन द फील्ड्स ऑफ प्राइज। यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी खुशहाल है। वहाँ पर जो घोड़े हैं वो दौड़ लगाना चाहते हैं, और जो खेत है वो उस पर काफ़ी खुश महसूस कर रही है, क्योंकि चारों तरफ उन्हें ग्रीनरी दिखाई दे रही है जैसे ईडन गार्डन में होती है। ईडन गार्डन एकदम हेवन जैसा लगता है, तो उन्हें यह खेत, यह फार्म एकदम वैसा ही लग रहा है जैसे यह हेवन हो, और यहाँ वो खुश है। आगे वो कहते हैं एंड ऑनर्ड अमंग फॉक्सेस एंड पेसेंट्स बाय द के हाउस। यहाँ के का मतलब जॉय से है, कि हैप्पीनेस से है। वो कहते हैं कि वहाँ मुझे इतनी रिस्पेक्ट और लव मिल रहा था उन लोमड़ियों से और उन पक्षियों से, और मैं वहाँ एंजॉय कर रहा था, मैं बहुत खुश था। अंडर द न्यू मेड क्लाउड्स एंड हैप्पी एज द हर्ट वॉज लॉन्ग। वो कह रहे हैं कि मैं दिल से खुश था क्योंकि आसमान में फ्रेश ताज़ा बादल छाए हुए थे, माहौल काफ़ी खुशनुमा था, और वो दिन एकदम सुनहरा था। मेरे बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। इन द सन बॉर्न ओवर एंड ओवर आई रन माई हेडलेस वे। यहाँ वो ओवर एंड ओवर से बोल रहे हैं कि दिन एक के बाद एक बीतते जा रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, और मैं यह सब इंजॉय कर रहा हूँ। माई विशेज़ रिसेट थ्रू द हाउस हाई है। वो यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी इच्छाएं थी वो वहाँ के जो जो बड़े बड़े घर बने हुए थे उनसे भी ऊंची थी। एंड नथिंग आई केयर्ड एट माई स्काई ब्लू ट्रेड्स दैट टाइम अलाउज।
वो कह रही हैं कि मैं किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं करता उस वक़्त, और मैं इतना खुश था क्योंकि मुझे टाइम ने अलाउ किया था अपने गोल्डन मोमेंट्स जीने के लिए, एक बार फिर जीने के लिए। इन ऑल हिज ट्यूनफुल टर्निंग सो फ्यू and such morning songs before the children green and golden and follow him out of grace। आगे वो टाइम से कह रहे हैं कि मुझे अपने यह मोमेंट्स एंजॉय करने दो, और जब तक कि मैं बच्चा हूँ मुझे एंजॉय करने दो, क्योंकि बचपन बार बार नहीं आता, ये एक अवस्था तक ही रहता है। आगे वो कहते हैं नथिंग आई केयर्ड इन द लेम वाइट डेज, कि जो मेरी यहाँ उनको फील होने लग जाता है कि बचपन एक ही टाइम तक है, उसके बाद जो दुनिया की वास्तविकता है वो तो कुछ और ही है। दैट टाइम वुड टेक मी अप टू द swallow थ्रोन्ड लॉफ्ट बाय द शेडो ऑफ माई हैंड। आगे वो कहते हैं कि धीरे धीरे उन्हें समझ आने लग जाती है कि दुनिया की रियलिटी तो कुछ और ही है और ये बचपन कुछ और ही है, लेकिन वो जो टाइम होता है उन्हें ऊंचाई तक ले जाता है और अपनी परछाई के द्वारा उन्हें बचपन के टाइम में फेंक देता है, जहाँ से वो अपने बचपन को फिर से एंजॉय करते हैं। इन द मून दैट इज ऑलवेज राइजिंग, nor that riding to sleep I should hear him fly with the high fields। आगे वो कहते हैं कि जैसे मून आता है आसमान में, जैसे मून के साथ अंधेरा होने लग जाता है, वैसे ही यहाँ वो बता रहे हैं कि बचपन भी एक टाइम के बाद समाप्त होने लगता है। एंड वेक टू द फार्म फॉर एवर फ्लिट from the childless land, oh as I was young and easy in the mercy of his means। आगे पॉइंट कहते हैं कि वो एक सुबह जागते हैं तो वो देखते हैं कि जो फार्म है वहाँ और कोई बच्चा नहीं है, कोई कोई और चाइल्ड वहाँ नहीं है, सिर्फ वही है। और ये टाइम जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। टाइम हिल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग, जो टाइम है वो मुझे जवान बनाए रखता है एक टाइम के लिए, लेकिन बाद में उसी मोमेंट में मैं मर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यह जो अभी स्थिति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दो आई संग इन माई चैन्स लाइक द से, जैसे समुंदर की एक सीमा होती है वो अपनी सीमा में होता है, वैसे ही मेरे बचपन की एक सीमा है जो जल्द ही समाप्त होने वाली है। और बस मैं यही सब जो अभी मुझे मौका दिया है टाइम ने, वो एंजॉय कर रहा हूँ। आगे मैंने बताया है कि आप इस पोएम की क्रिटिकल अप्रिशिएशन में कौन सी हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं या किन हेडिंग के साथ आप इस क्रिटिकल अप्रिशिएशन को कर सकते हैं।